हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वस्थ रहना ज़रूरी भी है, तभी पढ़ाई हो पाती है। और पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। आप अगर इस वीडियो पे आ गए हो देखने, इसका मतलब पिछली वीडियो आपने वॉच करी, और वॉच करी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। स्टे कनेक्टेड एंड ट्यून नोटिफिकेशन। आज हो मेरे भाई, आज जो हमारा टॉपिक चलने वाला है उस टॉपिक का नाम होने वाला है प्रकाशिकी, कहें तो ऑप्टिक्स पढ़ने वाले हैं। बहुत मज़ेदार टॉपिक है, यकीन मानिए। सब साइंस की परीक्षा को हटा दीजिए साइड में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है इस चैप्टर से क्वेश्चन आने की संभावना प्रबल। और कहें तो अगर किसी में स्पेशल साइंस पूछा जाता है, ये वाला कलर आ रहा है इसमें, देखना आ रहा है। अगर स्पेशल साइंस पूछा जाता है मेरे भाई, तो साइंस में 25% सेक्शन इसी का रहता है, ऑप्टिक्स का। बात चाहे रेलवे की कर लो, रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 में स्पेशल साइंस है, ग्रुप डी में स्पेशल साइंस है। 25% साइंस, अगर क्वेश्चन 30 होंगे ना, तो 30 का 25% कितना हो गया? 8-10 क्वेश्चन ऑप्टिक्स के देखने को मिलेंगे। इकलौता ऐसा चैप्टर है 7-8 क्वेश्चन आपको इसी से देखने को मिलेंगे। और इसके क्वेश्चन कई भांति के बनते हैं, कई टाइप के बनते हैं। कहीं तो दर्पण के, दूरदृष्ट, निकट दृष्ट, है ना, और कैसा आभासी, वास्तविक, प्रतिबिंब बनते हैं। बहुत सारे बतेरे क्वेश्चन यार इस वाले चैप्टर से। और अगर आप एएलपी की परीक्षा कोई बच्चा देने जा रहा है, तो एएलपी के सीबीटी 1 में ये वाला चैप्टर है। एएलपी में वैकेंसी आई हो, लेकिन बच्चा वही एलिजिबल है जो आईटीआई कर चुका होगा, और कोई फॉर्म नहीं डाल पाएगा, पहले से बता दें। और जो आईटीआई कर लेगा वो सीबीटी 1 में इस चैप्टर से मुलाकात होगी। सीबीटी 2 में ये चैप्टर नहीं पूछा जाता है ना सिलेबस में एएलपी की। हाँ, ग्रुप डी में 25% क्वेश्चन, और टेक्नीशियन में ग्रेड 3 में ये चैप्टर आता है। खूब दबा के क्वेश्चन आता है ऑप्टिक्स का, बहुत तगड़े तगड़े कॉन्सेप्ट पूछता है। और यकीन मानिए, अगर आप इस ऑप्टिक्स को लास्ट तक हमारे साथ पढ़ लिए, तो सिंगल क्वेश्चन रेलवे का आया हुआ प्लस आने वाला कोई गलत नहीं होगा। इतने अच्छे तरीके से ऑप्टिक्स पढ़ाने वाले हैं, बहुत अच्छा कंटेंट देने वाले। आपको यकीन नहीं होगा जब आप पढ़ेंगे इस वाली क्लास को, आज की क्लास के बाद आप कहेंगे हाँ यार, अब इससे बनने वाले क्वेश्चन कैसे भी गलत नहीं होंगे। ऐसा आपको रटना नहीं, आपको ऐसा सिखा देंगे, शायद रिवीजन की भी जरूरत ना पड़े, ऐसे पढ़ाने वाले चैप्टर बहुत अच्छे कायदे से, एकदम साफ सुथरा। आ जाओ आगे मेरे भाई। ऑप्टिक्स जो पढ़ेंगे प्रकाशिकी, कहे तो इसमें स्टडी ऑफ लाइट, प्रकाश का अध्ययन करेंगे हम। इसमें सब कुछ लाइट ही है। लाइट किधर जा रही, किधर आ रही, किधर गई, किधर से डाली किरण, कितने रंगों में बट गई, ये सब रहेगा। और आप कहें तो इसमें दो चीजें हम कहें तो प्रकाश का अध्ययन करेंगे, तो पहले दो चीजें हमें समझ लेनी चाहिए मेरे भाई। इसमें पहली चीज मिलेगी हमारी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये क्या होते हैं सर? आपने तो ये नई चीज बता दी, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस, मतलब प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। हमारे इस ब्रह्मांड में, हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, इसमें दो ही प्रकार की वस्तुएं बेटा, एक तो प्रदीप्त और एक अप्रदीप्त। कहें तो ल्यूमिनस वो वस्तुएं होती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं वह हैं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, जो खुद से चमकती हैं। और अप्रदीप्त वस्तुएं वो होती हैं जो प्रदीप्त वस्तुओं के आने वाले प्रकाश से परावर्तित करती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल की बात कर लें, मैंने कहा क्या सूर्य के पास अपनी चमक होती है, जैसे अदर स्टार्स, अन्य तारे हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं, उनके पास अपनी लाइट है। मैंने कहा जैसे बल्ब होता है, क्या बल्ब प्रदीप्त है कि अप्रदीप्त है? बल्ब खुद से चमकता है। मैंने कहा कैंडल होती है, वो खुद से चमकती है। भाई साहब, आपने जुगनू देखा है? इसको कहते हैं फायर फ्लाई। ये पता नहीं किस मौसम शायद मिलता है, बरसात के मौसम में। बरसात के मौसम में पीला पीला चमकता हुआ दिखाई देता है, जुगनू कलर ही होता है उसका, जुगनू कलर होता है, हरा हरा सा चमकता है। ये इसका अपना प्रकाश होता है, ये किसी और की वजह से नहीं चमकते हैं। और दूसरी प्रकार की वस्तुएं तो हमारी नॉन ल्यूमिनस हैं, जो किसी पर लाइट पड़ने की वजह से चमक रही हैं। जैसे ये वाली लाइट चमक रही है ना, ये लाइट हम पर पड़ रही है और ये में रिफ्लेक्ट कर रही है लाइट, इसलिए हम चमक रहे हैं। ये हमारा खुद का प्रकाश नहीं है जो हम दिखाई दे रहे हैं। अगर ये लाइट बंद कर दें तो हमारा चमकना बंद हो जाए। ये अगर पोडियम रखा हुआ है तो ये चमक रहा है, तो इस लाइट के रिफ्लेक्शन से चमक रहा है, इसके पास खुद का प्रकाश
तो प्रदीप्त और अप्रदीप्त हमारे ब्रह्मांड में दो ही प्रकार की वस्तु हैं, या तो खुद का प्रकाश है या किसी के रिफ्लेक्शन की वजह से चमक रही है। इस रिफ्लेक्शन को विशेषकर हम अभी एक्सप्लेन करने वाले परावर्तित प्रकाश की वजह से चमकती है। क्या लिखा है? अप्रदीप्त वस्तुएं वह हैं जो प्रदीप्त वस्तुओं से आने वाले प्रकाश को परावर्तित करती हैं और खुद दिखाई देने लगती हैं। जैसे आप सभी दिखाई दे रहे हो, अगर हम पूरा सूर्य बंद कर दें, ये लाइट बंद कर दो, आप नहीं चमकोगे, हम भी नहीं चमकेंगे, तो पढ़ाई होना, वीडियो भी बनना बंद हो जाएगी। वीडियो आएगी काली काली आएगी, कुछ भी नहीं दिखाएगा, और बॉडी भी बंद हो जाएगा। फिर इधर बॉडी दिखाई देगा सिर्फ, हम नहीं दिखाई देंगे फिर। तो मतलब अगर हमारे पास खुद की लाइट नहीं है तो हम नहीं चमक पाएंगे जब तक हम रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे लाइट को। हमारे पास ऊपर लाइट आई, वो रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं, हमें आप देख पा रहे हैं। तो मैंने कहा इसमें एग्जाम्पल क्या होगा? चेयर, टेबल, क्लोथ्स, कपड़े हो गए। हाँ, एग्जाम्पल चंद्रमा वाला जरूर पूछा जाता है। मून, सूर्य के पास अपने खुद का प्रकाश, सूर्य लिफ्ट, हाँ, मून मीन्स चंद्रमा। मून मीन्स चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं है, ये ड्यू टू रिफ्लेक्शन, परावर्तित प्रकाश की वजह से चमकता है। इसके ऊपर लाइट पड़ती है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, इसकी वजह से हमको दिखाई देता है। अदरवाइज चंद्रमा के पास खुद की लाइट, लेकिन सूर्य के पास है। सूर्य एक प्रदीप्त वस्तु में आता है, जबकि चंद्रमा हमारा अप्रदीप्त में आता है। ये वाला एग्जाम्पल का क्वेश्चन इसीलिए एग्जामिनर देता है कि हमारा चंद्रमा है, ये प्रदीप्त है कि नॉन ल्यूमिनस है। तब कहते हैं ये तो नॉन ल्यूमिनस है, इसके पास खुद का प्रकाश है ही नहीं। अच्छा, ये वाले दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। थोड़ा सा आगे चलेंगे हम, एक क्वेश्चन आपको दिखाने जा रहे हैं हम। एक जो पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, ये वाला प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में कौन सी गैर चमकदार वस्तु है, कौन सी हमारी नॉन ल्यूमिनस बॉडी है? तो मैंने कहा चांद, जुगनू, जगमगाता बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती। मैंने कहा जलती हुई बर्निंग कैंडल होती है, खुद की लाइट होती है, इसकी चमकती है। जगमगाता बल्ब होता है, ग्लोइंग बल्ब होता है, ये खुद की वजह से चमकता है। और ये जुगनू होता है, फायरफ्लाई, ये भी अपनी वजह से, जुगनू पकड़ के देखा, चमकता है। इकट्ठे कर लेना, बहुत सारे इकट्ठे हैं, वो बहुत सारे चमकेंगे, फिर चमक लुब्धुम लुब्धुम। अच्छा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चांद। चांद हो जाएगा। मैंने कहा चांद है, ये हमारा नॉन ल्यूमिनस है। अब थोड़े से आगे आ जाओ मेरे भाई। एक बार हम आपको रिफ्लेक्शन पढ़ाते हैं, जो प्रकाश का परावर्तन मैंने बताया था। अभी अगर कोई इंसान दिखता है तो प्रकाश के परावर्तन की वजह से दिखता है, उससे ऊपर लाइट पड़ी और परावर्तित प्रकाश गया, उसकी वजह से दिख गया। अगर हम ही दिख रहे हैं तो इस लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से दिख रहे हैं, इस लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से दिख रहे हैं, अदरवाइज हम नहीं दिखते। सूर्य का प्रकाश हमारे ऊपर पड़ रहा है, इसकी वजह से रिफ्लेक्शन हो रहा है, हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं लाइट को, हम प्रकाश को परावर्तित कर रहे हैं। अच्छा, ये होता क्या है प्रकाश का परावर्तन? प्रकाश का परावर्तन करने के लिए कैसे हम देख पाएंगे प्रकाश का परावर्तन होगा कैसे? मैंने कहा इसका सबसे बेहतर एग्जांपल बताएं तो आप कहेंगे सर एक पारदर्शी वस्त्र ले लो, प्रकाश रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो सर टूटता नहीं होगा, उसमें तो आर पार निकल जाएगा। सर पानी ले लें, पानी में भी नीचे चले जाएगी लाइट। अगर किसी लाइट को, अगर मैंने किसी लाइट को डाला, उसको रिफ्लेक्ट करना, परावर्तित करना है, तो मेरे भाई उसके नीचे की सतह ना पेंटेड होनी चाहिए, पॉलिश होनी चाहिए उस पे, मतलब उससे पानी जो प्रकाश है ना वो आर पार न जाने पाए, तब आप परावर्तन को देख पाएंगे। समझ पा रहे हो? मैंने ये कहा कि अगर आपको परावर्तन देखना है तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को देखने के लिए, जैसे मैंने कहा एक ऐसी सरफेस ले लो, समतल दर्पण, ठीक है, और समतल दर्पण में कहें तो एक सिल्वर सरफेस हो उसकी, सिल्वर ही, क्योंकि सिल्वर रिफ्लेक्ट करती है ना। मैंने कहा ये पॉलिश्ड सरफेस है। एक समतल दर्पण लिया जिसके ऊपर पॉलिश है, किसकी? सिल्वर की। हालांकि अब एल्यूमिनियम की भी पॉलिश आ जाती है शीशा के पीछे, सही है, बात समझते चलना। अच्छा, ये वाला मैंने एक ले लिया, एक समतल दर्पण है और समतल दर्पण की पीछे की सरफेस को पॉलिश किया गया है सिल्वर से, इससे प्रकाश रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। यहां से मैंने एक किरण गिराई मेरे भाई, जिस किरण को आपतित करेंगे इसको इंसिडेंट रे कहा जाएगा, कहे तो आपतित किरण कहा जाएगा। जो हमारी रे गिरेगी, जिस एंगल से गिरेगी वो उसी एंगल से वापस आएगी, वो एंगल की बात बाद में करेंगे। जो हम इधर से डालेंगे, एक सेकंड देना, आ जाओ। जैसे हमने बात करी थी मेरे भाई कि इसमें कोई किरण जो आपतित हुई है, इधर से कोई किरण गिराई है मैंने, और ये वाली सरफेस है, नीचे से पेंटेड है, प्रकाश नीचे नहीं गया, ये ऐसे करके रिफ्लेक्ट कर गया। जो रिफ्लेक्ट करती है उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, कहते हैं परावर्तित किरण। मैंने इधर से किरण गिराई आपतित किरण, और इधर गई है वो परावर्तित किरण, इसकी डायरेक्शन ये देनी चाहिए हमें। ये बात समझ लिया? अच्छा, एक बात और समझना है इसमें कि अगर हम इस
इस समतल दर्पण से 90 डिग्री एक अविलंब खींच दें। इस दर्पण से 90 डिग्री पे एक अविलंब खींचना बड़ी समझने वाली बात है यार, और ये अभी भूल नहीं पाओगे जैसे हम समझा रहे हैं आपको। मैंने कहा ये समतल दर्पण है बेटा और इस पर 90 डिग्री पे एक अविलंब खींच दें, तो पता ये चलता है कि अविलंब के साथ और आपतित किरण के साथ जो कोण बन रहा होता है वही कोण परावर्तित किरण और अविलंब के साथ बन रहा होता है। परावर्तित किरण और अविलंब के साथ बनना होता है। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा, ये कहना चाहते हैं। ये अविलंब खींचा है, ये समतल दर्पण से 90 डिग्री है, 90 डिग्री समकोण है, और इस वाले से अविलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनना होता है उसको कहते हैं आपतन कोण, और अविलंब और परावर्तित किरण के बीच कोण बनना होता है उसको कहते हैं परावर्तन कोण। और परावर्तन कोण को रिफ्लेक्टेड एंगल आर से आर कर देते हैं, और इस जो आपतित किरण बनता है इंसिडेंट रे से आई से हम आई कोण कह देते हैं। आई और आर आपने पढ़ा होगा, इसलिए आई और आर होता है। बात समझ में आ गई? आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर क्यों कहते हैं? आई फॉर इंसिडेंट रे और आर फॉर रिफ्लेक्टेड रे। आर से एंगल बन रहा है और इधर इंसिडेंट से एंगल बन रहा है, इसलिए आई और आर दोनों बराबर भी होते हैं, है ना। ये का मतलब ये नहीं होता है आई और आर अलग अलग है। अच्छा, ये बात समझना एक बार, जो इस समतल से और इस आपतित किरण के बीच में जो एंगल बन रहा होगा उसको कहते हैं मेरे भाई ग्लांसिंग एंगल कहे तो छूता हुआ कोण। इससे टच करता हुआ एंगल है, ये ग्लांसिंग एंगल होता है। ये हमारा आपतित किरण और समतल दर्पण के बीच का होता है, और एक एंगल यही जी बनना होता है हमारे समतल दर्पण और परावर्तित किरण के बीच में। इन सभी को समझ लिया एक बार। अब इधर आ जाओ तुम। इधर जो मैंने लिखा था इसी को इधर एक्सप्लेन किया है। अच्छा, जहां पर कोई आपतित किरण गिरती है आकर उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। जहां पर कोई किरण गिर, हालांकि आपने जो पढ़ा था कक्षा 5 तक आपको ये पढ़ाया गया प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। कक्षा 9 वाली सर आए, उन्होंने कहा एक सीधी रेखा में चलता है, अगर कोई बीच में माध्यम आ जाता है प्रकाश परावर्तित हो जाता है। ये हमारी क्लास में जैसे जैसे बढ़ती जाती है प्रकाश वैसे वैसे घुमाया जाता है। कक्षा 5 तक ही पढ़ा जाता है प्रकाश सीधी रेखा में। कक्षा 9 वाली साहब आती वो कहते भाई सब कुछ बीच में माध्यम लगा दिया परावर्तित कर गया। फिर कक्षा 11-12 में पहुंचते फिर पता, फिर और कहते हैं विचलन कोण और बता देते हैं। फिर आपको नेक्स्ट लेवल बीएससी में जाते फिर और आज ज्यादा बड़े डेप्थ में चला ही जाता है। ऑप्टिक्स से स्टार्ट कक्षा 5 से पहले ही हो जाती है। बच्चा को पहले प्रकाश सीधा देखो जाएगा, गया सीधा, फिर कक्षा 9 में देखो ऐसा गया और ऐसा चला गया, ये कक्षा 9 है। कक्षा 11 में फिर और इसके अंदर चला जाता है। फिर बीएससी का तुम पढ़ते नहीं हो, बीएससी अपनी यूं ही हो जाती है। इधर आ जाओ, मैंने कहा ये देखो आपतन कोण हो गया। अच्छा, आपको जी फॉर जो मैंने दिखाया है, जी फॉर ग्लांसिंग एंगल छूता हुआ कोण है, और आई फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण होता है। ये जो आई दिखाया मैंने। अच्छा, आर फॉर हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन परावर्तन कोण है, ठीक है। आगे आ जाओ। अब आपको बड़े ध्यान देने की बात है कि इधर जो मैंने आपके सामने बनाया था तो मैंने कहा था कि अविलंब होता है, ये दर्पण के समतल दर्पण से 90 डिग्री एंगल पर होता है, और जो अविलंब है और ये वाला एंगल कितना हुआ कहें तो आई प्लस जी कहते हैं। ये ग्लांसिंग एंगल प्लस इंसिडेंस एंगल कहें तो आपतन कोण प्लस जी, ये किसके बराबर होगा? यही मैंने लिख दिया, देखो आई प्लस जी बराबर कितना? आई प्लस जी बराबर 90 है, तो अगर इधर का 90 तो इधर का भी 90 होता है, ये 90 डिग्री। तो आर प्लस जी भी कितना होगा बेटा? आर प्लस जी भी कितना होगा? कह तो ग्लांसिंग एंगल और आपतन कोण, ग्लांसिंग एंगल और परावर्तन कोण, इन दोनों का योग 90-90 डिग्री होता है। ये पूरा कितना हो गया? 100। समझ में आ रहा? पूरा समझ में ही आना चाहिए, ये हमारा टारगेट। और अभी इसको हम एंड करते हैं, खत्म। अब आप समझने लायक हो गए हैं, समझने लायक हो गए तो एक बार इस प्रश्न पे ध्यान देना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन का नियम क्या है? अगर कोई लाइट आती है और रिफ्लेक्ट कर जाती है, परावर्तन होने का मतलब ऐसे गई और ऐसे निकल गई, ऐसे आई और ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी, उसका नियम होता है कुछ। नियम क्या होता है? पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों हमेशा आपतन बिंदु पर एक ही तल में होते हैं। और इसका बेहतर एग्जांपल आपके सामने पेश है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब आपतन बिंदु पर तीनों एक ही तल पर, ये तो परावर्तन का नियम हो गया। पहला नियम आ गया समझ में। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के
ये भी आप देख चुके हो, आपतन कोण परावर्तन के बराबर, अविलंब बीच में खींचा था, अविलंब और आपतित किरण के बीच आई और अविलंब और परावर्तित किरण के बीच आर, दोनों आपस में बराबर। अच्छा, आपके सामने एक चीज और दिखाने जा रहे हैं हम, वो चीज क्या दिखाएंगे, देखो एक क्वेश्चन लगा हुआ है आपके सामने, इस क्वेश्चन को देखिए प्लीज। ये लिखा हो परावर्तन का नियम कोण आई बराबर कोण आर, ये मान्य किसके लिए है, किसके लिए है? आप ऐसे अगर डायरेक्ट देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि सर आपने समतल दर्पण बनाया तो समतल दर्पण में ही रिफ्लेक्ट कर रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका उत्तर गलत हो जाता। बहुत से लोग गलत देते हैं, आपने कोई नया उत्तर गलत नहीं दिया है, ये बहुत से बच्चे गलत करते हैं कि आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर बराबर समतल दर्पण। समतल दर्पण उत्तर नहीं है इसका। ये सभी प्रकार के दर्पणों में होता है मेरे भाई, ये सभी प्रकार के दर्पणों में होता है ऐसा कि जो हमारा आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, ये सभी प्रकार के दर्पणों में बराबर होता है। कहे तो ऑप्शन नंबर, आप कहेंगे कि समतल दर्पण का तो आप एग्जाम्पल दिखा चुके हो, समतल दर्पण का एग्जाम्पल आपने कहां पे देखा था मेरे भाई? समतल दर्पण का एग्जाम्पल ये देखा था, ये समतल दर्पण का एग्जाम्पल था। लेकिन मेरे भाई ये बताओ आप सर कि ये वाला आप उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में दिखा सकते हो? मैंने कहा बिल्कुल भाई, क्यों नहीं भाई साहब, इसको हम दिखा सकते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में। मैं अगर अवतल दर्पण ऐसे बनाता हूं, है ना, और ये इसका हम ऐसे करके यहां से एक लाइन खींच देता हूं, तो आप ये कहेंगे सर जी अगर आप लाइन खींच दोगे तो लाइन यहां से ये जाएगी, ठीक है, ये लाइन गई है। और ये अगर हमारा अवतल दर्पण है तो कुछ इस प्रकार बनेगा, है ना, ये अवतल दर्पण कुछ इसी प्रकार बनेगा ना। और ये P4 क्या होता है? पोल होता है ना। अच्छा, मैंने कहा इधर से बेटा एक रे गई, ध्यान से देखना मेरे भाई, इधर से एक किरण गई है, इस दर्पण जाके टकराएगी और एक किरण इसके नीचे से डाल दो, दो किरणें जा रही है और दो किरणें जाकर मैंने कहा टकराएगी कहां पर? तो मैंने कहा इसका वक्रता केंद्र बना दो, पहले इसका वक्रता केंद्र बना दो। हाँ, मैंने कहा इस वाले गोले को जब आप पूरा करोगे ना, इस वाले गोले को पूरा करोगे मेरे भाई, इस वाले गोले को आप पूरा करोगे, सॉरी, इस वाले गोले को आप पूरा करोगे तो इसका जो सेंटर होगा वही वक्रता केंद्र होगा। इस वाले को मैंने काट रखा है, इस वाले कांच को, इसको आप पूरा करते जाएंगे ऐसे करके, ये जब गोला पूरा होगा ना ये वाला, तो जो सेंटर होगा वही वक्रता केंद्र होगा। तो आप कहेंगे अविलंब कहां पे खींचे? अविलंब होता है वो दर्पण से लंबवत होता है 90 डिग्री। आपने पिछली जो अपने समतल दर्पण देखा था, इसमें अविलंब आपने खींचा था, उस समतल दर्पण से 90 डिग्री पे था, यही तो था। अच्छा, मैंने कहा इसमें अगर खींचोगे तो इसमें खींचा जा सकता है मेरे भाई, बिल्कुल डैम श्योर। इसको अगर हम खींचेंगे तो इस वक्रता केंद्र से अगर हम ऐसा खींच देंगे तो ये हमारा नॉर्मल कहलाएगा, कहें तो अविलंब कहलाएगा, है कि नहीं? अविलंब ही कहलाएगा। और अगर हम इस साइड खींच दें तो इस साइड में हमारा अविलंब खींच जाएगा ऐसे करके, ये कहें तो हम नॉर्मल कह सकते हैं, ये हमारा अविलंब है, सही है। अच्छा, अविलंब पर जाएगी और ये वाली किरण है ना, सॉरी ये वाली, जब ये अविलंब पर जाएगी तो अविलंब पर जाकर परावर्तित होगी, जैसा कि इस वाले में हुआ था। आपतित किरण आई, अविलंब से परावर्तित होगी, अविलंब तीनों एक ही तल पे हैं। अब मेरे भाई इस वाले दर्पण में देखिए एक बार, अवतल दर्पण में यहां से आएगी और यहां पर ये जाके यही तो होगा, और ये वाली आएगी वो इधर टकरा जाएगी, और जहां पर ये दोनों मिलती हैं इसी को कहते हैं फोकस बिंदु। इसका मतलब मेरे भाई ये हुआ कि आपतन कोण आई वो कहां पे बना? तो आप कहेंगे सर जी आपतन कोण आई बना है इसका, वो ये वाला बना है, देखो कहेंगे सर आपतन कोण आई यही तो बना, जिधर से आई है किरण वो आपतन कोण आई, ये अविलंब जा रहा है क्या डॉट डॉट करके जो आपको दिखाई दे रहा है। आपतन कोण आई और किरण परावर्तित होकर आई कहां पे? ये वाली, तो परावर्तन कोण आर कौन सा होगा? ये वाला होगा परावर्तन कोण, समझ पा रहे हो क्या?
क्या ये सभी दर्पण में पॉसिबल है परावर्तन का नियम, आपतन कोण आई बराबर परावर्तन? हाँ, ये सभी प्रकार के दर्पणों में आंसर होगा ऑप्शन नंबर। और यही नीचे वाले में देखो मेरे भाई, ये नीचे से ये वाली किधर इधर से गई तो आपतन कोण आई, और अविलंब से जाके जो हमारा दर्पण है उससे टकरा के परावर्तित हो गई तो ये आपतन परावर्तन कोण बन गया है यहाँ पर भी। ऐसा ही उत्तल दर्पण में भी बनाया जा सकता है मेरे भाई। उत्तल दर्पण में भी ऐसा होता है कि जो आपतन कोण आई होता है परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। बहुत मजा आने वाला है इस वाले चैप्टर में। ये तो बहुत छोटा सा रहेगा, आगे चल के आपको बहुत कुछ पढ़ाने वाले हैं, यकीन मानिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया है। तो अगले क्वेश्चन को देखिए एक बार। अगले क्वेश्चन में ये बोला गया है अवतल दर्पण का आपतन कोण आई है तो बताओ परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो आपको पता अवतल दर्पण आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। अभी तक आप अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप समतल दर्पण करते तो इसका बता नहीं पाते। तो मैंने कहा आपतन कोण आई परावर्तन कोण और सभी प्रकार के दर्पणों के लिए सही है, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो चाहे समतल हो। उत्तल अवतल समतल सभी के लिए है। तो मेरे भाई देख रखा है यदि अवतल दर्पण में आपतन कोण आई बराबर हमारा दे रखा है 30 डिग्री तो परावर्तन कोण आर बराबर भी 30 डिग्री होगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला होगा। कौन सा होगा? आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला होगा। अगर आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी वाला होगा तो मेरे भाई थोड़े से आगे आइए, कुछ और पढ़ाने की कोशिश, कुछ और सिखाने की मेरी प्रयास है मेरे भाई आपके लिए। आप थोड़ा सा इसको नजर डालिए, थोड़ा सा छोटा करते हैं, अब देख पाएंगे। बड़े ध्यान से देखने की जरूरत है। मैंने कहा ये वाली जो किरण है इसको कहा जाता है मेरे भाई आपतित किरण। आपतित किरण कहे तो इसको इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज। ये आरआर फॉर राजस्थान रॉयल्स में समझ लेना, है ना। ये हमारा आईपीएल भी बंदा है। ये इंसिडेंट रेज आपतित किरण और ये वाली परावर्तित किरण। अच्छा, मैंने कहा इधर से ये वाला कोण आई बना और ये वाला कोण बन गया हमारा आर, परावर्तन कोण। ठीक है, बात समझ में आई। अगर हमारी आपतित किरण जो इंसिडेंट रेज है वो ऐसी चली जाती सीधी, और इसके बीच का जो एंगल होता है ना ये हमारा होता है डेल्टा, डेल्टा फॉर विचलन कोण, कहें तो एंगल ऑफ डेविएशन होता है। हमारी कोई किरण कितने डिग्री विचलित हुई है वो एंगल ऑफ डेविएशन ये डेल्टा का मान बताता है मेरे भाई। ये आपतित किरण ऐसी जा रही थी, आपतित किरण ऐसी जा रही थी और चली कहां पे गई, ये वाली मेरे भाई ऐसी जा रही थी। ये कितने डिग्री विचलित होगी, वो डेल्टा डिग्री विचलित होगी। मैंने कहा हम ऐसा जा रहा था और ऐसा हो गया तुरंत, तो 90 डिग्री विचलित हो गया। कितना विचलन हो गया हमें, समझ रहे? डेविएशन इंग्लिश में समझ लो, हिंदी में विचलन है। मैंने कहा हम ऐसे जा रहे थे सीधे और मैं तुरंत ये मुड़ गए इधर, तो बोले आप सर 90 डिग्री विचलित हो गए। कितने? 90 डिग्री विचलित हो गए। मैंने कहा ये वाली किरण सीधी जा रही थी, ये वाली किरण सीधी जा रही थी और ये इधर विचलित हो गई। इसका मतलब ये कितने डिग्री विचलित होगी, इसी को विचलन कोण कहते हैं। क्या समझ में आया? विचलन कोण क्या होता है? इसको कहते हैं डेल्टा, और विचलन कोण को एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। विचलन कोण कितना हुआ, ठीक है। अब आ जाओ, मैंने कहा ये बताओ इस डेल्टा का मान क्या होगा। मैंने कहा ये बताओ इस वाले अगर एंगल की बात कर ले, जहां पे हमारा पेन चल रहा है, ध्यान से देखना, इस वाले अगर एंगल की बात करें तो ये वाला हमारा कितना है, 180 डिग्री है। मैंने कहा कोण आई प्लस कोण आर प्लस डेल्टा बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। विचलन समझ में आ गया? ये किरण ऐसी जा रही थी और ऐसी जाने लग गई तो कितना विचलन आ गया, इसी को विचलन कोण कहते हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कोण आई प्लस आर बराबर 180 डिग्री, तो हमारा कोण आई है ना वो आर के बराबर है क्या? कोण आई आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये मैंने अभी किया था परावर्तन के नियम से। कोण आई बराबर कोण आर, तो मैंने कहा आई और आई आर की जगह पे आई रख दिया, आई बराबर आर, तो आई प्लस डेल्टा बराबर 180। तो डेल्टा कहते हैं विचलन कोण बराबर 180 माइनस 2i। अगर आई की जगह पे आर रख देते तो आर प्लस आर हो जाता, तो तुम्हारा डेल्टा बराबर निकलता है 180 माइनस। तो ये विचलन कोण डेल्टा का मान किताब में भी दिया होता है, डेल्टा बराबर 180 माइनस 2i या 180 माइनस 2i। समझ पाओगे? समझना चाहिए। कहां से आया ये, होता क्या विचलन कोण, मैंने प्रैक्टिकली बताने की कोशिश करी है। मैंने कहा हम तो ऐसे जा रहे थे सीधे, मेरे भाई हमें धक्का लगा, मैं इधर चलने लग गए। इसका मतलब मैं 90 सीधे जा रहे थे, हमें 90 डिग्री विचलित कर दिया गया। अगर हम ऐसे जा रहे थे और आपने इसे धक्का मारा, हम पीछे लौट गए, इसका मतलब हम 180 डिग्री विचलित हो गए।
मतलब 180 डिग्री विचलन आ गया, तो सामने जा रहे थे हम पीछे आ गए, मेरा वो उल्टा हो गया, विपरीत हो गया। अगर हम दाएं या बाएं उड़ा दो, हम ऐसे जा रहे, आपने धक्का मारा, हम इधर चलने लग गए, इसका मतलब आप 90 डिग्री आपने हमें राइट विचलित कर दिया। समझ पा रहे? इसी को विचलन कोण से समझ लो। मैंने कहा कोई किरण ऐसी जा रही थी और इस वाली किरण को ऐसा कर दिया तुमने, तो यही तो विचलन कोण हो रहा, नहीं तो ये सीधी सीधी चली जाती। अगर यहाँ पर दर्पण ना लगा होता तो ये सीधी चली जाती, नीचे की तरफ पार निकल जाती। सिर्फ दर्पण की वजह से विचलित हुई, जो विचलित हुई उसी को डेल्टा कहते हैं, है ना। इस डेल्टा के फॉर्मूले को याद रखना। अब कुछ क्वेश्चन आपको पूछने जा रहे हैं, क्या आप इन क्वेश्चनों को निकाल पाएंगे? देखो, आपके सामने जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसमें देखो समतल दर्पण के बीच कोण 30 डिग्री और आपतित किरण परावर्तित के बीच कुल कोण कितना होगा? एक बार इस प्रश्न को निकाल के बताइए। बड़े ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। इसका आंसर कितना होगा बेटा? 120। जिस बच्चे ने 120 बताया है वो अल्टीमेट बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत ही अच्छा बच्चा है, हमारी नजरों में मजा आ गया अल्टीमेट उसको। देखो, इसको अगर हम आपतित किरण ये रही और रिफ्लेक्टेड रेज ये रही और बीच में क्या कराते हैं? अविलंब, बीच में अविलंब। मैंने कहा इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज, यही तो है। और ये वाला कोण बन रहा है आई और ये वाला कोण बन रहा है हमारा आर। और ये पूछ रहा है समतल दर्पण के बीच कोण, हाँ सॉरी, एक आपतित किरण और समतल दर्पण के बीच कोण कितना? ये G4 दे रखा है, कितना? ये G बराबर दिया 30 डिग्री, जो क्वेश्चन में दिया। आप 30 ये मत समझ लेना, इसीलिए तो मैंने स्टार्टिंग में बहुत जोर दिया तुम्हें समझाने पे। हम क्यों बार बार समझ रहे थे? जी को समझा रहे थे बार बार, कभी क्वेश्चन में गलतियां करवा देते कभी कभी। जैसे मैंने ये आई समझ लिया, बोले आपतित किरण, बोले आई होगा ये 30 डिग्री। नहीं भाई, अगर ये 30 डिग्री है तो आप ये कहेंगे कि सर ये पूरा होता है 90। ये पूरा कितना होता है? आई प्लस जी बराबर होता है हमारा 90। अगर जी का मान दे रखा कितना? 30, तो आई का मान कितना होगा? अरे मेरे भाई ये 30 है तो ये वाला कितना होगा? 60। और आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो ये भी कितना होगा? तो ये पूछा है आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच, और इसके बीच में ये एंगल कितना बन रहा है? 100। निकाल पाओगे? आराम से निकाल पाओगे। अच्छा, आपके अगर हम विचलन कोण पूछते हैं इसमें डेल्टा बराबर, तो 180 माइनस का 2i कर दो, तो हो जाएगा मेरा भाई 180 माइनस का 120। ये हो जाएगा हमारा कितने डिग्री? 60 डिग्री निकल आएगा विचलन कोण। विचलन नाली पूछा नहीं है, इसमें निकाल सकते हैं। अच्छा, अगले पे आता हूं, इस वाले क्वेश्चन को करके दिखाना मेरे भाई। एक समतल दर्पण और आपतित पर समतल दर्पण और आपतित होती है, दर्पण की सतह से 90 डिग्री कोण बनाती है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। कितना होगा? 0 डिग्री। हाँ, बहुत अच्छा आपने दिमाग लगाया। ये जो प्रश्न पूछा आप समझ पाए, इसके लिए हमें खुशी है कि मान लिया एक समतल दर्पण अगर ये बेटा अगर एक हमारा समतल दर्पण है, इस बात का मतलब ये है कि समतल दर्पण से अगर कोई किरण आएगी, समतल दर्पण में जो किरण गिरी है ना, समतल दर्पण और आपतित, तो जो दर्पण की सतह से 90 डिग्री एंगल बना रही है मेरे भाई। ये तो बहुत बड़ा हो गया सीन। ये कह रहा है ये वाली जो किरण गिर रही है ना, आपतित किरण, कह तो इंसिडेंट रेज IR, इंसिडेंट रेज है ना, इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। जिधर से आएगी वैसे ही ऊपर चली जाएगी, कहे तो परावर्तन भी इसका उल्टा हो जाएगा। यही होगा ना। अगर ऐसा होगा तो पूछा है प्रकाश की इस किरण के लिए परावर्तन कोण कितना होगा, तो मेरे भाई हो जाएगा, मेरे भाई आपतन कोण और अविलंब। आपतन कोण होता क्या है? अगर ये समतल के साथ 90 डिग्री बना रही है तो अविलंब कहां पे खींचोगे मेरे भाई? मेरे भाई अविलंब यही तो खींचेगा, अविलंब इसी के ऊपर होगा, जस्ट अविलंब उसी पर होगा। और आपतन कोण होता क्या है? आपतित किरण और अविलंब के बीच कोण। ये वाला बना हमारा कितना? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री अगर आपतन कोण है, वही परावर्तन कोण हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अच्छा, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? विचलन कोण। मैंने कहा अच्छा, इस वाले को ऐसे भी तो निकाला सकता था। ये आपको G बराबर दे रखा था 90 डिग्री, क्वेश्चन में G बराबर दिया था, और आपको पता है I प्लस G बराबर होता है 90 डिग्री। तो मैंने कहा G का मान है हमारा 90 और I का मान क्या होगा? सॉरी, I का मान क्या होगा? बराबर 90, तो I का मान हो जाएगा कितना? ऐसे भी तो निकल आएगा।
सही है ना, ऐसे भी निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है यार। अदरवाइज हम ऐसे भी सोच सकते हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच 0 डिग्री बनेगा अगर इससे 90 बन रहा है सीधी डिग्री। अच्छा ये हम डेल्टा की बात करें तो 180 माइनस का 2y, तो ये हो जाएगा डेल्टा बराबर 180 माइनस का 2 गुणे 0, तो डेल्टा बराबर विचलन कोण हो जाएगा हमारा कितना 100, विचलन कोण 180 डिग्री। मतलब किरण कितनी विचलित हुई, किरण विचलन कोण कितना हुआ, नीचे आई और सीधी उल्टी भाग गई। भाई सीधी जा रही थी नीचे जाने की बजाय मेरे भाई नीचे आई और परावर्तित होकर के तुरंत ऊपर चली गई। इसका मतलब कितनी डिग्री मुड़ गई, 180 डिग्री मुड़ गई, 180 डिग्री मुड़ के चलेगी। उसमें डेविएशन कितना आया, क्या तो विचलन कितना आया, तो मेरे भाई कहेंगे 180 डिग्री। इस वाली क्लास को यहीं पे रखते हैं, इसके आगे हम कल पढ़ा रहे हूँ। जो आज पढ़ा है इसका रिवीजन करना और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे डेली पढ़ते हैं मेरे भाई। ओके, थैंक यू।